बहुत लोग समझते हैं कि हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सिर्फ हिंदू इस देश में रहेंगे। जहाँ 80% हिंदू रहते हैं वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। आरएसएस का ये कहना है कि उनका ये विजन नहीं है। अच्छा, आप नॉन वेजिटेरियन है फिर आप संघ ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उनका रिलीजियस इंटरप्रिटेशन माइनॉरिटीज़ को लेकर क्या है कि वो नहीं रहने चाहिए यहाँ पे, या फिर वो उनके कोड से चलने चाहिए। संघ की सिर्फ एक पोजीशन है कि आप गौ मांस नहीं खाएं, क्योंकि इससे हिंदू भावना को आहत होती है। लेकिन आप मांस नहीं खाएं, ऐसा आग्रह संघ ने कभी नहीं किया है। मैंने इनके 1950 से लेके आज तक के सारे रेजोल्यूशंस पढ़े हैं। ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है जिसमें इसके खिलाफ लोगों ने क्या भोजन करना चाहिए या लोगों ने वेजिटेरियन खाना ही खाना चाहिए, ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है। इनके किसी टेक्स्ट में इसका कोई आग्रह नहीं है। आपको पता है कि आपके लोग नहीं हैं ये, और कोई आपके नाम का एडवांटेज लेके इस तरह के अराजक जो है वो गतिविधियां कर रहा है, तो अपने सामने आकर कहना चाहिए कि इस तरह की गतिविधियों का हम समर्थन नहीं करते हैं। ये कम्युनिकेशन में थोड़ी उनकी प्रॉब्लम है। ये जो इनका इस तरह का विजन है या इसको अपनाएंगे जेनजी। आज उनकी शाखाएं लगभग 1 लाख के करीब पहुंच गई हैं, जगह जगह शाखाएं हो रही हैं, उनकी मेंबरशिप बढ़ गई है। और क्योंकि इतना ज़्यादा संघ जो है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पार्ट बना हुआ है कि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे वो अभी जाके इसके बारे में पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है भाई। कई बार राहुल गांधी कहते रहते हैं कि ये सीक्रेटिव सोसाइटी है। RSS is you can call it a secret society. हालांकि मोहन भागवत के नेतृत्व में ये पिछले कुछ सालों में काफ़ी हद तक सुधरा है कि भाई आपके ऊपर ये आरोप है कि आप एकदम कम्युनल हैं और आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ऐसा करते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी संघ से ही आए कि उनके आने के बाद से आरएसएस के पावर में कोई चेंज आया है। अगर हम अपनी संस्कृति की तरफ सजग नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति आज नहीं तो कल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एक चीज़ आप देखिए, हिंदू किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता। हाल ही में आरएसएस के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, बीजेपी की पेरेंट पार्टी कहा जाता है, के 100 साल हुए हैं। उन्होंने अपने विजन के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं और मोहन भागवत जो उनके चीफ हैं, उन्होंने अपने कई सारे लेक्चर सीरीज़ में एक मॉडर्न आउटलुक की बात करी है। वो मॉडर्न आउटलुक जो आज की जनरेशन से यानी कि जेन जी से कनेक्ट कर सके। ये बहुत ही एक डिफरेंट आप बात जानेंगे कि आरएसएस भी अब इस तरह से अपना रुख ले रही है। इसके बारे में बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में कि एक्चुअल में आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है वो क्या एंटी मुस्लिम है, क्या वो एंटी नॉन वेजिटेरियन फूड है, क्या वो एंटी वेस्टर्न क्लोथ्स है या कुछ और है। इसके सवाल आपको इस कॉन्वर्सेशन में मिलेंगे क्योंकि हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस दीप्तिमान तिवारी। ये एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं। आरएसएस को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो जिसको उन्होंने 10 साल तक कवर किया है। सो लेट्स वेलकम दीप्तिमान तिवारी सर। ये सर, आरएसएस की जब बात होती है ना तो सबसे पहले हिंदुत्व आपके सामने, आंखों के सामने दिखने लगता है। तो आरएसएस हिंदुत्व को कैसे इंटरप्रेट करती है और वो कैसे देखना चाहती है भारत को? अगर वो हिंदू राष्ट्र है तो वो कैसा दिखना चाहिए उनकी नज़र में? देखिए, बहुत लोग समझते हैं कि हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सिर्फ हिंदू इस देश में रहेंगे। आरएसएस का ये कहना है कि उनका ये विजन नहीं है कि इस देश में सिर्फ हिंदू रहेंगे। उनका ये कहना है कि हर कोई रहेगा, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जो भी है, जो भी पंथ है वो रहेगा देश में। क्योंकि ये हमारी संस्कृति है कि हम सबको एसिमिलेट करके चलते हैं, यानी कि सबको साथ में लेकर चलते हैं। इसीलिए वो बार बार वसुधैव कुटुंबकम और ये सब की बातें करते रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आप अगर इस देश में रहेंगे और इस देश के अगर आप नागरिक हैं तो आप सबसे पहले ये तो मानिए कि आपकी सांस्कृतिक धरोहर जो है, यानी कि आप जिस संस्कृति से आते हैं वो एक्चुअली हिंदू संस्कृति से आते हैं, तो आप इस चीज़ को मानिए। ये बेसिकली ये मैसेज वो ये उन लोगों को दे रहे हैं, जैसे कि उनका कहना है कि भाई जो जितने भी मुसलमान इस देश में हैं वो तो सारे कन्वर्टेड हैं।
ठीक है, कोई बाहर से तो आया नहीं है, इसी देश के लोग हैं, है ना भाई। उनको कोई दूसरी आइडियोलॉजी पसंद आ गई, रिलीजियस आइडियोलॉजी, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उनको ये मानना चाहिए कि उनके जो पूर्वज हैं वो हिंदू हैं, तो आप हिंदू संस्कृति का सम्मान करें। तो उनका ये कहना है कि बेसिकली इस देश में अगर आपने रहना है और इस देश का अपने आप को आप नागरिक मानते हैं, तो देश की सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करें। और देश की सांस्कृतिक धरोहर क्या है? तो उनके हिसाब से देश की सांस्कृतिक धरोहर जो हिंदू संस्कृति है, जिसको ये सनातन धर्म संस्कृति भी कहते हैं, वही है। आपको लगता है कि ये जो इनका इस तरह का विजन है, या ये मेल खाता है, या इसको अपनाएंगे जेनजी, आज की जो जनरेशन है, जो अभी बच्चे जो अभी बड़े हो रहे हैं, वो इससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आरएसएस ने कुछ बदलाव किया है अपने में? नहीं तो फिर वो वहीं रह जाएगी उनकी बात। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो आरएसएस जो है वो अपने आप में काफ़ी सारे बदलाव लेके आ रही है, और उसका सबसे बड़ा बदलाव मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप जब एक तरफ से आरएसएस को देखेंगे कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, सीधा 5000 साल पहले पहुंच जाती है संस्कृति के, फिर जो है धर्म की बात करती है, संस्कृति की बात करती है, कल्चर की बात करती है, फिर कहती है कि भाई ये वेस्टर्न जो भी आइडियाज़ हैं उनके खिलाफ रहती है। तो आपको लगता है कि भाई इनके विचार जो हैं वो बड़े दकियानुसी होंगे, ठीक है, तो ये तो भाई यंग जनरेशन को कैसे पसंद आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि मोहन भागवत, जो कि संघ के सरसंघ चालक हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि भाई उन्होंने जो LGBT कम्युनिटी है उसको भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया। ये एक बड़ा ही मॉडर्न आइडिया है। ये तो आप देखें तो पहले तो यूरोप हो, अमेरिका हो, हर जगह इसकी खिलाफत थी। वो तो अब जो है एक मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम इसको मानते हैं कि नहीं भाई ये ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, दो लोग आपस में प्रेम करते हैं, उसमें तीसरे को क्या लेने देना है, ठीक है, चाहे वो समलैंगिक हो या जो भी हो। तो उसको उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी संस्कृति के खिलाफ नहीं है। तो ये एक बड़ी आधुनिक बात है, जो थोड़ा सरप्राइजिंग था उनसे आना। हाँ, जो कि लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा। उन्होंने यहाँ तक कि रिलीजियस टेक्स्ट कोट किए और कहा कि ये श्लोक है, इसमें ये है, इसमें इस तरह से जो बातें हो रही हैं, तो इसमें भगवान ऐसा कह रहे हैं, तो जब भगवान कह रहे हैं तो हम कौन होते हैं उसको झुटलाने वाले। तो उन्होंने उसको धर्म से भी जोड़ दिया। तो आपको कहा कि ना तो आपके धर्म और ना ही आपकी संस्कृति में ये वर्जित है। तो ये एक बड़ी आधुनिक बात है। तो इससे जो है वो कोई भी जेंजी जो होगा, जो कि ये सोचता होगा कि ये तो बड़े दकियानुसी विचारधाराओं वाले लोग हैं, जो है ना, ये तो डिस्को देख के कहेंगे कि डिस्को में नहीं जाना चाहिए और दिन भर पूजा पाठ करनी चाहिए और झाल बजाना चाहिए, है ना, तो उसको वो सरप्राइज़ होगा। जब वो सरप्राइज़ होगा तो फिर वो उनकी दूसरी बातें सुननी शुरू करेगा। और ये एक्चुअली हो भी रहा है। अगर आप देखें, ऐसा लगता है तो बिल्कुल आज उनकी शाखाएं लगभग 1 लाख के करीब पहुंच गई हैं। जगह जगह शाखाएं हो रही हैं, उनकी मेंबरशिप बढ़ गई है। और क्योंकि इतना ज़्यादा संघ जो है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पार्ट बना हुआ है कि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, ठीक है, वो भी जाके इसके बारे में पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है भाई। इसके बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जो हैं वो तो संघ से ही आते हैं, तो भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये जो काम कर रहे हैं, तो भाई उस ऑर्गेनाइजेशन को तो समझ लें जहाँ से ये आदमी आ रहा है। तो लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा एक बदलाव लाया है संघ ने, वो ये कि उन्होंने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो समझ गए हैं कि भाई ये जो जनरेशन है ये तो पूरे टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहती है, तो उन्होंने उससे इंगेज करना शुरू कर दिया। अब आप आरएसएस की वेबसाइट पे जाके भी आरएसएस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई उनकी शाखा में या उनके किसी कार्यकर्ता को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डिजिटली शाखाएं होने लगी हैं,
जो कि आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैदान आप नहीं जा सकते हैं, तो आप डिजिटल शाखा भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटल मीटिंग्स होती हैं वो कर सकते हैं। कोविड में इन्होंने इसका काफ़ी इस्तेमाल किया, क्योंकि कोविड में भीड़ इकट्ठा करना मना था, तो उस टाइम पे डिजिटल शाखाएं होती थी। बेसिकली आइडिया है कि भाई लोग कनेक्टेड रहें, एक दूसरे से संवाद करते रहें, ठीक है। तो ये सब बदलाव जो है वो लगातार ला रहे हैं, ताकि जो न्यूअर जनरेशन है उसके साथ एंगेज कर सकें। नहीं तो फिर तो आप अगर जो नया अपवर्डली मोबाइल एस्पिरेशनल जनरेशन है उसकी बात अगर आप नहीं करेंगे तो यूथ कनेक्ट करता है इन बातों से, या करने लगा है अभी? देखिए, देश में अभी ऐसा माहौल है जिसमें कि एक सांस्कृतिक जागरण हो रहा है। लोग सडनली रिमेंबर कर रहे हैं कि हमारे जो है वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर क्या है। सडनली लोगों को एक माहौल भी है पोलराइजेशन का, जिसमें हिंदू अपने आप को ज़्यादा हिंदू महसूस करने लगा है, मुसलमान अपने आप को ज़्यादा मुसलमान महसूस करने लगा है। पहले जो है वो आम इंसान महसूस कर रहा था अपने आप को। तो पोलराइजेशन के माहौल में भी ऐसा होता है कि जो चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है, उस पे आप जो है ध्यान देने लगते हैं, है ना। अगर मैं चारों तरफ महिलाओं से घिर जाऊं तो अपने आप को मैं जो है वो मर्द महसूस करने लगूंगा, जो कॉन्शियसनेस मेरे पास पहले नहीं थी, ठीक है। तो वो एक माहौल ऐसा बना है कि उसमें एक कल्चरल कॉन्शियसनेस जो है वो जागृत हो गई है। तो कौतूहल है, यानी कि क्यूरियोसिटी है, जिससे लोग चेक कर रहे हैं, जा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ज्वाइन ही कर लेगा। कुछ लोग डिसअपॉइंट भी होंगे, बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं, हम रोज़ सोशल मीडिया पे देखते हैं जो कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं संघ को। तो हर तरह का डिस्कोर्स आपको मिलेगा, लेकिन ये है कि एंगेजमेंट में है ऑर्गेनाइजेशन। एटलीस्ट वो एक एफर्ट कर रहे हैं अपने तरफ उनको खींचने का। बिल्कुल। तो वो बहुत ऑब्वियस हो गया है अब। हाँ, इसीलिए आप देखिए कि 2018 में और अभी पिछले साल मोहन भागवत ने लेक्चर सीरीज़ करी। पिछले साल उन्होंने पूरे 4 अलग अलग राज्यों में जाकर लेक्चर सीरीज़ करी, जिसमें कि लोग आए, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने जो भी सवाल पूछा उसका उन्होंने जवाब दिया। और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको कि उन्होंने, उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे शार्प क्वेश्चंस थे कि भाई आपके ऊपर ये आरोप है कि आप एकदम कम्युनल हैं और आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ऐसा करते हैं। तो वो कोई भी सवाल उन लोगों ने छोड़ा नहीं, मोहन भागवत ने हर सवाल का जवाब दिया। तो उससे ये प्रतीत होता है कि वो अपने आप को ओपन कर रहे हैं। जो कई बार राहुल गांधी कहते रहते हैं कि ये सीक्रेटिव सोसाइटी है, तो वो कह रहे हैं कि भाई नहीं भाई, हम सीक्रेटिव सोसाइटी नहीं हैं, हम सबसे संवाद करने के लिए तैयार हैं, आप हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। और बेसिकली उनका ये मानना है कि उनके बारे में गलतफहमी है लोगों को, तो वो उसको दूर करने के लिए और ज़्यादा एंगेजमेंट अपनी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आरएसएस का रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को लेकर, स्पेशली मुस्लिम्स को लेकर जिस तरह का या तो नैरेटिव रहा है, जिस तरह के एक्शंस ऑन ग्राउंड हमने देखे हैं, वो मैच नहीं करता जो मे बी अब वो कह रहे हैं उससे। तो उनका रिलीजियस इंटरप्रिटेशन माइनॉरिटीज़ को लेकर क्या है कि वो नहीं रहने चाहिए यहाँ पे, या फिर वो उनके कोड से चलने चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो दूसरी बात कही वो ये है कि भाई हिंदू राष्ट्र का एक कोड है। हिंदू राष्ट्र का कोड है कि आप अपनी, पहले जो इस देश का माइनॉरिटी है वो इस बात को माने कि वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आया है, वो इसी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। और ये सांस्कृतिक धरोहर क्या है? ये हिंदू संस्कृति है। भारत की संस्कृति क्या है? तो हिंदू संस्कृति है। आप इस बात को माने। आप बीच में जो है कोई आया, उसकी बातें आपको अच्छी लगी तो आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन आपका जो कल्चर है वो हिंदू कल्चर है, इस बात को आप माने, उनका ये कहना है। वहीं पे जाकर विवाद खड़ा हो जाता। तो वहाँ से विवाद जो है वो शुरू होता है। तो जैसे कि वंदे मातरम पे जो जोर लगता है कि आप वंदे मातरम को माने, आप वंदे मातरम को गाएं, आप क्यों नहीं गाएंगे? ठीक है। तो जे अब हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं जी, हम तो इसी को कोई उर्दू गाना गाएंगे या कुछ वो कहेंगे, तो उससे उनको गुरेज होगी कि भाई
ये जो है ये तो बाहर से आई हुई पर्शियन लैंग्वेज का कोई आप वो क्यों गाएंगे, आप हिंदू संस्कृति बिल्कुल को माने और इसको करें, तो उसको लेके थोड़ा विवाद रहता है। बाकी आपने बात कही कि ग्राउंड पे जो आप देखते हैं वो मैच नहीं करता है कि भागवत जी हमेशा सौहार्द की बात करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है ना, और किसी भी धर्म को हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा धर्म बड़ा है उसका धर्म छोटा है। एक तरफ ये बातें होती है, फिर हम देखते हैं कि कहीं पे यूपी में कहीं पे इसमें मीट शॉप्स को बंद कराया जा रहा है, वो लोगों को जाकर हड़का रहे हैं जिनकी भी जो मीट शॉप्स चला रहे हैं। कहीं पे फिर गौमूत्र को लेके एक अलग ही डिबेट शुरू हो जाती है कि ये तो बस हमेशा गौमूत्र की ही बात करते हैं और बाकी धर्म उसको नहीं अपनाते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं ना जी, वो अब इसमें क्या है कि ये संघ की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए कि वो जनमानस से कम्युनिकेट करे कि कौन से पोजीशंस जो हैं वो उसके हैं और कौन से नहीं हैं। जैसे कि डिस्को में जाकर अगर वैलेंटाइन डे पे लोग डांस कर रहे हैं और वहाँ पे 4 लोग अपने आप को ये बताकर कि हम किसी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन से हैं और जाके वहाँ पे मार पिटाई और हिंसा करते हैं, तो उसका बिल संघ पे फटता है। सब लोग यही समझते हैं कि ये तो संघ से हैं, ये लोग तो ऐसी। तो अगर ऐसा है तो उन्हें सामने आकर और इसका खंडन करना चाहिए। कंडेम तो करते ही नहीं है लेकिन हाँ, तो इसका खंडन, ये एक आरएसएस की बहुत पुरानी प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक कभी मीडिया से एंगेज ही नहीं किया। उन्होंने अब जाके शुरू किया है, जब वो खुद पावर में हैं तब उन्होंने एंगेजमेंट शुरू किया है, नहीं तो पहले हमेशा मीडिया से भागते थे। उसका क्या कारण था? ट्रस्ट नहीं था, उनको लगता था कि हम कुछ भी बोलेंगे तो इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट अस। अच्छा, उल्टा करके हाँ, कि ये हमें समझते नहीं हैं तो हमें इनसे बात नहीं करनी है, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो अपने आप में सब कुछ करने में सक्षम हैं कि हम अपनी तरह से हाँ, प्रचार करेंगे। हम अपनी तरफ से, हम ग्राउंड पे, हम तो भाई ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमें किसी प्रचार की ज़रूरत नहीं है, हम तो लोगों के साथ मिल के गाँव में बैठ के काम करते हैं, हमें इनकी क्या ज़रूरत है। हम पहले से उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों तक ये हमें पहुंचाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनको अब महसूस हुआ है कि ये इट प्रूव्ड रॉन्ग। यस, इट प्रूव्ड रॉन्ग। परसेप्शन इज़ अ बिग डील इन ए डेमोक्रेसी। तो आप परसेप्शन अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके खिलाफ जो है एक परसेप्शन है, आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और वो क्लियर आपने सिर्फ बातों से नहीं करना है, जैसे कि आपने कहा कि ग्राउंड पे एक्शन भी दिखना चाहिए, तो आपने आके खंडन करना चाहिए कि भाई ये जो डिस्को में जिन लोगों ने मार पिटाई की है उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हम भले ही वैलेंटाइन डे को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम इसमें हिंसा कि वो पाश्चात्य संस्कृति है तो आप हाँ, बट उसमें हिंसा का होना जरूरी उसमें नहीं है। आप किसी डिस्को में जाके, और तो इससे भी जो अब जो यंग है, ठीक है, जो इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको आप कहेंगे कि तुम डिस्को में मत जाओ और जाके मंदिर में वैलेंटाइन डे के दिन झाल बजाओ, तो फिर वो आपसे दूर जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो जो डिस्को जा रहा है वो मंदिर जाता नहीं है, राइट, जाता है, लेकिन जिस दिन जाना होता है उस दिन जाता है, वो मंदिर भी जाता है और वो डिस्को भी जाता है। ठीक है, तो आप आपके नाम पे जो बिल फट रहा है कि पार्क में कोई जो है वो जुगल बैठा हुआ है, उसको जाके कोई पीटने लगता है, ठीक है, तो आपने बाहर आके कहना चाहिए कि ये गलत है, आपने नहीं करना चाहिए। पर उन्होंने आज तक ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन या खंडन टॉप से ही ऐसा नहीं आता है, जब ऐसे आरोप लगते हैं तो वो खंडन देते हैं। अगर कोई कहेगा कि किसी पॉलिटिशियन ने ऐसा बोल दिया कि भाई ये, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से संघ को कवर कर रहा हूँ, तो क्योंकि जनमानस में एक धारणा बनी हुई है कि ये सब आपके लोग हैं, तो जब आपको पता है कि आपके लोग नहीं हैं ये, और कोई आपके नाम का एडवांटेज लेके इस तरह के अराजक जो है वो गतिविधियां कर रहा है, तो अपने सामने आकर कहना चाहिए कि इस तरह की गतिविधियों का हम समर्थन नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो ये कम्युनिकेशन में थोड़ी उनकी प्रॉब्लम है, और उसका क्योंकि एक हिस्टोरिकल ढर्रा बना हुआ है उनका, जिसमें कि वो कतराते रहे हैं। अब हालांकि बहुत ओपन हो गए हैं, लेकिन चूंकि इस तरह के कम्युनिकेशन से कतराते रहे हैं, तो अभी भी जिस तरह से मुखर होकर उन्होंने समाज के साथ संवाद करना चाहिए कि ओपनली आपको मास मीडिया के थ्रू, हाँ, वो अभी भी उसमें कमी है। हालांकि मोहन भागवत के नेतृत्व में
ये पिछले कुछ सालों में काफ़ी हद तक सुधरा है। मतलब ये एक शुरुआत की है उन्होंने। जी। ऐसे ही नॉन वेजिटेरियन फूड को लेकर है। नॉन वेजिटेरियन फूड एक अच्छा हुआ आपने ये बात बताई। बहुत ही ज्यादा लोगों को दिखता नहीं है। पता है कि अब ये सारे बिल जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन वाले बिल्कुल। जितने हैं ये सब संघ के नाम पे फटते हैं। और लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये हर पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। इसका संघ की आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। संघ ने कभी भी इसका आग्रह नहीं किया है कि किसी ने क्या खाना चाहिए। संघ की सिर्फ एक पोजीशन है कि आप गो मांस नहीं खाएं, क्योंकि इससे हिंदू भावना जो है वो आहत होती है। लेकिन आप मांस नहीं खाएं ऐसा आग्रह संघ ने कभी नहीं किया है। मैंने इनके 1950 से लेके आज तक के सारे रेजोल्यूशंस पढ़े हैं। ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है जिसमें इसके खिलाफ कि आप लोगों ने क्या भोजन करना चाहिए या लोगों ने वेजिटेरियन खाना ही खाना चाहिए, ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है। इनके किसी टेक्स्ट में इसका कोई आग्रह नहीं है या इनके किसी भी सरसंघ चालक ने या किसी बड़े पदाधिकारी ने ये कहा हो कि नहीं भाई समाज को जो है वो जो भी मांस खाता है वो अच्छा इंसान नहीं है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है, ऐसा कोई आग्रह नहीं है। इनफैक्ट आपको एक बहुत ही मज़ेदार वाक़या बताऊंगा। ये मुझे एक बीजेपी के पुराने नेता हैं उन्होंने बताया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का समय था और एक सम्मेलन हो रहा था, आडवाणी जी थे वहाँ पे। तो उसमें भोजन का प्रबंध करना था। तो जिसको प्रबंधन का जो है जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने आके आडवाणी जी से पूछा कि इसमें कितने लोग वेजिटेरियन होंगे, कितने लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, कुछ ये पता होता तो फिर उस हिसाब से प्रबंधन होता। तो उन्होंने कहा कि भाई सभी लोग सभागार में बैठे हैं, आप एक चिट पास कर दीजिए वेज नॉन वेज करके, आ जाएगा, उस हिसाब से पता चल जाएगा। तो ऐसा किया गया। जब वो पूरा वापस आए तो उसमें ऐसा कभी नहीं रहा है। ये वेजिटेरियनिज्म उनको का भी खाना मिला। हाँ बिल्कुल उसी हिसाब से। देखिए क्या होता है कि पहले अब कई बार लोग जाते हैं संघ के कार्यक्रमों में, तो वहाँ पे आपको ये चाय बिस्किट या थोड़ा मोड़ा नाश्ता ये सब मिल जाएगा। तो आपको लगेगा कि सब कुछ जो है वो वेजिटेरियन ही है। देखिए पहले क्या होता था कि पहले संघ के पास पैसे नहीं थे, ठीक है, तो बड़े कम खर्चे में आपने अपना सम्मेलन करना है, बड़े कम खर्चे में आपने अपना जो है अरेंजमेंट करनी है, सभाएं बुलानी है, बैठक करनी है। तो अब उसमें भाई आप मुर्गा और बकरे कटवाने लगेंगे तब तो बड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर वेजिटेरियन होता था। लेकिन इसको लेके कभी आइडियोलॉजिकली कभी नहीं रहा कि भाई आप नॉन वेजिटेरियन है फिर आप संघ ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप क्या खाते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आपने बोला ना गौ मांस की बात, गौ मांस पे इस देश में लिंचिंग हो गई है, कितनी बड़ी बड़ी केसेस हो चुके हैं उसको लेकर। उस पे भी कभी आकर उन्होंने कुछ एक क्लैरिफिकेशन एक वो नहीं दिया कि हम इसके खिलाफ क्यों हैं या हम ये कहना चाहते हैं या हम ये मानते हैं। नहीं देखिए उसके जो लिंचिंग होती है उस पर तो उन्होंने बोला है, उसका उन्होंने ये फिर अभी भी वो कंटिन्यू करती है, कभी कुछ दिखते हैं आपको ऐसे वो कंटिन्यू करती है। लेकिन उसमें क्या है कि ये बेसिकली गौ रक्षक दल है जो ये करते हैं। और इस पे तो प्रधानमंत्री ने भी उन्होंने कहा था कि जो खुद ही गौ की सेवा नहीं करते, गाय ऐसे ही घूमते रहती तो इस पे प्रधानमंत्री ने भी बोला है। लेकिन आपकी ये बात भी सही है कि जब प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, जब संघ इसकी जो है वो भर्त्सना कर चुका है, तो ये रुक क्यों नहीं रहा? उसके बावजूद वही डर रहा है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क ऐसा है जिसका जवाब बीजेपी की सरकारों को देना चाहिए कि भाई सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, तो इस तरह की लिंचिंग को रोकने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। ये बात तो सही है बिल्कुल। तो और अब तो इतना जो उनकी जो एफिलिएट जो बीजेपी पार्टी है वो इतनी स्ट्रांग है। आप
हम देखते हैं कि आरएसएस का एक डिफरेंट कंट्रोल होता था बीजेपी में। हालांकि वो ऐसे कहते हैं कि हम लोग कभी इंटरफियर नहीं करते पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी संघ से ही आए हैं, कि उनके आने के बाद से आरएसएस की पावर में कोई चेंज आया है? नहीं, देखिए आरएसएस जो है ना वो एक शाश्वत ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो निरंतर ऐसे चलती रहेगी। वो उनका प्राइम मिनिस्टर बने नहीं बने तो भी वो समाज में बना रहेगा, ठीक है। पावर डायनेमिक्स में चेंज आएगा, जैसे कि अभी बड़ी बीजेपी में बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप है, तो उसमें थोड़ी सी आपको आरएसएस की पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। जैसे अभी जैसा हम सुनते हैं कि आरएसएस से मतलब आग्रह ये सरकार का है कि आप कल्चर और शिक्षा और ये सब में इन्फ्लुएंस कीजिए, इकोनॉमी हमें संभालने दीजिए, वो हम देख लेंगे। तो इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ती है, जिसे वर्किंग रिलेशनशिप कहते हैं। आप उस टाइप का भी रिलेशनशिप नहीं चाहते जो वाजपेयी के समय था, रोज़ आपके झगड़े हो रहे हैं, है ना, और कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइप का भी रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए। तो ये डायनेमिक्स चलते रहते हैं, लेकिन जैसा वाजपेयी जी ने कहा था ना कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, तो वो सरकारें आएंगी जाएंगी, संघ हमेशा रहेगा। आरएसएस जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो 1925 से है हमारे देश में, उसको बाकी जो संघ जैसे लेफ्ट है और तरह के जो आइडियोलॉजीज़ हैं, वो उनको उससे क्या एलर्जी है हमेशा? देखिए ये तो एक आप समझिए कि आइडियोलॉजिकल टेंशन है। राइट विंग पॉलिटिक्स, जो आरएसएस के पॉलिटिक्स है, आप उसको राइट विंग पॉलिटिक्स कहेंगे। जो कम्युनिस्ट हैं वो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स करते हैं। कुछ हद तक कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिक्स है। तो उसमें तो ये झगड़ा आज का नहीं है, ये तो एक जिसको डायलेक्टिक टेंशन कहते हैं, जिसको आइडियोलॉजिकल लड़ाई कहते हैं, वो है। दोनों का जो विजन होता है वो अलग अलग होता है। एक में जो है राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि होता है, जो कि राइट विंग पॉलिटिक्स है, कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र एक साथ रहे, एकजुट होकर रहे, वो सबसे बड़ी चीज़ है। राष्ट्र की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, देश की सुरक्षा बड़ी चीज़ है, देश सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरे के विजन में क्या होता है कि जो लोग हैं वो सबसे बड़ी चीज़ हैं, इंडिविजुअल राइट्स सबसे बड़ी चीज़ हैं, जो लेफ्ट की थियरी। हाँ, ये मैं आपको एक ब्रॉड आइडियोलॉजिकल विजन बता रहा हूँ। तो उसमें अगर ज़रूरत तो उसमें जो है वो क्रांति की बात होती है, सामाजिक क्रांति की बात होती है, राजनीतिक क्रांति की बात होती है, जिसको कि राइट विंग एनार्की के रूप में देखता है। तो इसलिए ये जो है एक तरह का विरोधाभास होता है, और राइट विंग देखता है कि इससे तो देश का विघटन हो सकता है, तो इस तरह की जो है क्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए। स्टेट जो है वो सर्वोपरि है। उसने ऐसा नहीं है कि राइट विंग जनता के बारे में नहीं सोचता है, वो भी सोचता है, लेकिन उसका जो विजन है वो उसको लेके अलग है। वो स्टेट के थ्रू जनता का वेलफेयर देख रहा है। लेफ्ट जो है वो जनता की क्रांति के थ्रू जनता का वेलफेयर देख रहा है। दोनों ही पक्षों में कुछ खूबियां हैं और कुछ खामियां हैं, और दोनों की जो सरकारें वर्ल्ड ओवर में रही हैं उनकी अच्छी और बुरी सरकारें रही हैं। ऐसा ये जो इंडिया का मॉडल है जैसे आरएसएस का, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जो एक अच्छी डेमोक्रेसी किसी वर्ल्ड में आपने देखा हो? जैसे डोनाल्ड ट्रंप को भी बोलते हैं कि वो भी एक राइट विंग पॉलिटिक्स करते हैं, जिसको हम कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। तो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स के तो बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, कुछ अच्छे उदाहरण मिलेंगे, कुछ बुरे उदाहरण मिलेंगे। लेकिन जैसे आप हिटलर जो हैं उनका कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स था, वो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स का बहुत ही बुरा उदाहरण है, ठीक है। लेकिन अच्छे उदाहरण भी रहे हैं। अमेरिका के में कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स होती है, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स रही हैं। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स रहे हैं। वो सारे कोई ऐसे बुरी सरकारें नहीं थी, उन्होंने अच्छे से देश चलाया है। तो इसमें कौन काबिज है
और कौन उस आइडियोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, वो सबसे बड़ी बात होती है। जैसे कि अम्बेडकर ने कहा था कि मैं कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो लोग सही ना हों। तो आप क्या विचार देते हैं, क्या करते हैं, उस विचार को क्रियान्वित करने वाले जो लोग हैं वो कैसे होंगे, उस पर ये निर्भर करेगा कि वो आइडियोलॉजी लोगों के लिए काम करेगी या फिर कुछ लोगों के लिए पावर को कंसंट्रेट करेगी। आप आरएसएस को कैसे देखते हैं? क्या वो लोगों के लिए उस तरह काम कर पाई है जिसके लिए उसका निर्माण हुआ था? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आरएसएस का निर्माण हुआ किस लिए था। ठीक है, एक ख़ास परिप्रेक्ष्य में आरएसएस का निर्माण हुआ था। पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करूँ मैं, जो हेडगेवार थे, केबी हेडगेवार, जिन्होंने कि इसकी स्थापना की, वो एक समय में अनुशीलन समिति के सदस्य हुआ करते थे, जो कि एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर वो कांग्रेस के साथ भी रहे, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका मनमुटाव इस चीज़ पे हो गया कि क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस जो है, खास करके महात्मा गांधी के अंडर उस वक्त की कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी अपीसमेंट कर रही है, बहुत ज़्यादा मुस्लिम अपीसमेंट कर रही है। बहुत सारे गांधी के ऐसे निर्णय थे जिसको लेके मतभेद कांग्रेस के अंदर भी रहे, जैसे कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना, उसको तो लेके मतलब बड़ी आयरॉनिक एक चीज़ है कि जिन्ना ने भी उसका विरोध किया था कि हम खिलाफत आंदोलन का क्यों समर्थन करें। वही जिन्ना जो कि बाद में जाके और धर्म के आधार पर ही जिसने कि देश का विभाजन करवाया, पार्टीशन की जमीन जिम्मेदार वही। हाँ बिल्कुल। तो कई सारे ऐसी चीज़ें रहीं, तो उसको लेके मतभेद उनका रहा, जिसके चलते उन्होंने सोचा कि हिंदू समाज को एकत्रित करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। साथ में हिंदू समाज को एकत्रित करने के साथ उन्होंने ये सोचा कि हिंदू समाज तब तक एकत्रित नहीं होगा जब तक इसमें जात पात की भेदभाव और ये भावना जब तक रहेगी तब तक एकत्रित नहीं होगा। तो दो तरीके का उनका बेसिकली उद्देश्य था आरएसएस को स्थापित करने का। एक तो कि हिंदू समाज को एकत्रित किया जाए, और उसको एकत्रित करने के लिए ये जो दलितों के साथ जो अत्याचार होता है, ये भेदभाव होता है, गांव के कुएं से पानी नहीं ले सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता है, उसके खिलाफ जो है वो एक सामाजिक आग्रह किया जाए। और दूसरा था कि जो मुस्लिम समाज है जिससे कि एक टेंशन बना हुआ है, ठीक है, उसके लिए हिंदू समाज को एकत्रित करके और अपनी सुरक्षा के लिए प्रेरित किया जाए। ऐसा एक विचार था जिसको लेके आरएसएस जो है वो निरंतर प्रयासरत रहा है पिछले 100 साल। सुरक्षा की जो बात बोली ना कि उनको अपनी सुरक्षा करनी है कुछ ऐसी फोर्सेस के अगेंस्ट जो उनको लगता है कि वो हिंदू धर्म को ही ख़त्म कर देंगी, जिसमें एक उनको लगता है कि एक जो मुस्लिम कंट्रीज़ का जो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा पूरे संसार में वही धर्म है और क्रिश्चियनिटी है, और हिंदू धर्म कुछ ही जगह में या एशियन कंट्रीज़ में ही देखा जाता है। ये उनका क्या मूल कारण है कि उससे उनको अपनी रक्षा करनी है? नहीं, उस वक्त इस तरह का विचार नहीं था कि विश्व में क्या हो रहा है। उस वक्त विचार तो भारत के संदर्भ में ही था। भारत में उस वक्त एक माहौल था जिसमें कि कम्युनल टेंशन था, और ऐसे माहौल में जो है वो हम आज बात करते हैं दंगे फसादों के, पहले भी होते थे, आज़ादी के पहले भी बहुत सारे इस तरह के सामाजिक संघर्ष हुए हैं। भारत का इतिहास बहुत पुराना है, और ये इतिहास सिर्फ पार्टीशन में पैदा नहीं हुआ है। ये इतिहास जो है उसके पहले से जो भी बाहर के इस्लामिक इन्वेजन हुए और दिल्ली सल्तनत की सरकारें बनी, फिर उसके बाद मुग़ल आए, उनकी सरकारें बनी, तो उस समय का कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ऐसा रहा है जिसको कि
आरएसएस बार बार स्टोक करता है कि भाई हमारे मंदिर गिराए गए, बिल्कुल हमारे समाज के साथ अत्याचार वहाँ किया मस्जिदें गया, बना दी। हाँ वहाँ मस्जिदें बना दी गई और हमें कन्वर्ट किया गया हमारे लोगों को ज़बरदस्ती तलवार की नोक पर। तो इस तरह का एक नैरेटिव है समाज में। तो उस नैरेटिव को जो है ऑब्वियसली आरएसएस जो है वो स्टोक करता है। लेफ्ट और कांग्रेस कहते हैं कि ये इसमें कुछ बातें सच हैं लेकिन सब कुछ सच नहीं है, जो है ऐसा बिल्कुल मतलब सब कुछ तलवार की नोक पे हुआ ऐसा नहीं है। और उनका ये भी मानना है कि बार बार इसको स्टोक करके समाज में जो है वो ये फैलाना गलत है, इससे समाज जो है वो बिखरता है। इन लोगों का कहना है कि आप तो बैठ के उन्हीं का पक्ष सिर्फ लेते हैं और हिंदू की बात करते नहीं हैं। तो ये एक टेंशन जो है वो लेफ्ट कांग्रेस और बीजेपी में, जो कि आरएसएस की ही पार्टी है, हिंदुओं को अपना संरक्षण करना है। हाँ, हिंदुओं को अपना संरक्षण करना है। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई जिस देश में 80% हिंदू हैं और पता नहीं कब से हैं, तो उसमें कैसी असुरक्षा। वही एक जो भावना है जानना हाँ। कि क्या आप उनसे विश्व में उन्हीं धर्म को क्या आपका धर्म खत्म हो जाए उस डर से बचाना चाह रहे हैं, या क्या आप मुस्लिम्स एक जो फोर्स है उनसे बचाना चाह रहे हैं? बेसिकली सिर्फ मुस्लिम से नहीं बचाना है, किसी भी धर्म परिवर्तन से बचाने का एक उद्देश्य है। तो आप देखेंगे कि आरएसएस जो है वो आदिवासी इलाकों में भी काम करती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज काम करते हैं जो कि ऐसा एलिगेशन है कि कन्वर्जन करते हैं। तो वहाँ भी वनवासी कल्याण आश्रम के रूप में जो है वो आरएसएस कार्यरत रहती है और कई सारे इनके एसोसिएट संगठन हैं, धर्म रक्षा दल, तो ये दल वो दल, जो कि इसके खिलाफ निरंतर कार्य करते रहते हैं। तो मतलब ऐसा एक इनसिक्योरिटी है कि आरएसएस को, कि उनको लगता है कि क्या हिंदुइज्म ही खत्म हो जाएगा? ये तो नैरेटिव है ही, ये तो संघ का नैरेटिव है ही कि अब भाई ये तो अब देखिए अभी पिछले 75 साल में तो नहीं हुआ है, और हमारी संस्कृति जैसा कि हम खुद मानते हैं कि 5000 साल पुरानी है। तो 5000 साल में तो अभी तक हिंदुइज्म ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये जो एक मतलब एक नैरेटिव है कि हमारे संस्कृति पे आघात हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी संस्कृति काफ़ी ज़्यादा रूटेड है और काफ़ी सुदृढ़ है। तो इसको कोई ख़त्म तो नहीं ही कर सकता है। भारत की संस्कृति काफ़ी सुदृढ़ है, लेकिन कई लोगों में ऐसी भावना है कि अगर हम अपनी संस्कृति की तरफ सजग नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति आज नहीं तो कल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एक चीज़ आप देखिए, हिंदू किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों? वो हमारा सिस्टम नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हम एक प्रोसेलेटाइजिंग रिलीजन नहीं है, हम सनातन धर्म हैं, यानी कि हम हमेशा से थे। जब आप जैसे कि आप समझिए कि इस बाज़ार में एक कंपनी का सामान बिकता है, तो जब मैं अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लेके आऊँगा तो मुझे कस्टमर कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तभी तो मेरी कंपनी चलेगी। ठीक है। तो हिंदू इस ज्योग्राफिकल रीजन में तो यही एक धर्म रहा हमेशा से, जिसको कि आप पेगनिस्ट रिलीजन कह लीजिए या हिंदू रिलीजन कह लीजिए या सनातन धर्म कह लीजिए, धर्म ही हाँ, कहा जाता है। जो भी कह लीजिए, हर कोई अलग अलग तरीके से उसको कहता है। तो आप जो भी कह ले वो रहा। अच्छा, इसमें क्या है कि एक जातीय व्यवस्था है। ठीक है। अब आप समझिए कि मैं किसी को पकड़ के लाऊं और कहूं कि अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, हालांकि ये लोग करते हैं, घर वापसी वगैरह ये सब करवाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसको कौन सी जात में डालें। ठीक है। अब ये सपोज कीजिए कि मैं एक अमेरिकन को पकड़ लूं और मैं उसको कन्वर्ट करा रहा हूं।
अब वो ब्राह्मण बनेगा या दलित? भाई जाति तो एक रियलिटी है ना, किसी न किसी जाति में तो डालना पड़ेगा। तो हम अच्छा, ये इस धर्म का चित्त भी नहीं है। इट्स वो नॉट, बिल्कुल सही हाँ, बात। वो प्रोसेलिटाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। हालांकि इस्कॉन वगैरह यही करते हैं, दूसरे देशों में जाके प्रोसेलिटाइजिंग करते हैं कि राधे कृष्ण यही एक मंत्र है। हाँ, यही एक मंत्र है, कलयुग का यही हाँ, एक मंत्र हाँ, है। तो वो कॉन्शियसनेस हमारे पास बहुत बाद में आई कि भाई सब कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, ठीक है, लेकिन है नहीं। तो इसलिए ये भय जो है वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसमें बना रहता है कि यार वो तो कन्वर्ट कर लेंगे, हम तो कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, कि ऐसी कि कोशिश हम भी तो, उतनी कामयाब हाँ, होती क्योंकि नहीं। हम तो कन्वर्ट करते ही नहीं है। तो वो एक भय रहता है जिसके चलते कि ये सारी चीज़ें उसी से निकलती हैं। ये लव जिहाद, तो ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें उसी इनसिक्योरिटी से निकलती हैं। और ये डर कि वेस्ट को एप कर रहे हैं, सारा जो जेनजी जो भी हम बात कर रहे थे कि वो सब कुछ वेस्ट को एप कर रहा है, वैसे ही ट्रेडिशंस, वैसा ही रहन सहन रखना चाहते हैं, लाइफस्टाइल वैसा रखना चाहते हैं। क्योंकि हमारी इकोनॉमी वेस्टर्न है ना। देखिए, जब आपकी इकोनॉमी, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि भारतीय व्यवस्था सिर्फ संस्कृति में है। भाई आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो कर रहे हैं, कैपिटलिज्म आपकी आइडियोलॉजी तो है नहीं, ये तो वेस्ट की आइडियोलॉजी है। कैपिटलिज्म में नेचुरल कंज्यूमरिज्म होगा, जब कंज्यूमरिज्म होगा तो आप उन सारी चीज़ों को कंज्यूम करेंगे जो कि उस इकोसिस्टम में। यहाँ की आइडियोलॉजी क्या थी जो नहीं चल रही है, मतलब भारत की अपनी क्या आइडियोलॉजी इकोनॉमी के को लेकर? देखिए, वो तो जो मॉडर्न नेशन स्टेट का जो हमारा इमेजिनेशन है, तो वो जिसमें से कि मॉडर्न ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ये सब जो आती है, उस स्टेट से पहले तो हम गुलाम हो गए ब्रिटिश के, ठीक है, उस स्टेज तक अपने आप से पहुंचने से पहले। अच्छा। तो हमारा वो फॉर्मेशन हुआ नहीं अपनी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी की आइडियोलॉजी का। तो देखिए, वो तो कैसे होगा, इकोनॉमी आपकी कैपिटलिस्ट है जो कि एक कंज्यूमरिस्ट बिहेवियर को प्रमोट करती है, तो उसमें तो जो भी, और कैपिटलिज्म कोई हमारी आइडियोलॉजी तो है नहीं, हमारे देश से तो निकली नहीं है, ये तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है। तो आपका इकोनॉमिक मॉडल जो है वो ही वेस्टर्न है, तो उसके साथ जो जितनी सारी चीज़ें आएंगी वो भी सब आप कंज्यूम करेंगे, तो उसके साथ जो पाश्चात्य कल्चर है वो भी आएगा, तो उसके साथ क्रिसमस भी आएगा, सांता क्लॉज भी आएंगे, ठीक है, वैलेंटाइंस डे भी गिफ्ट आएगा। भी आएगा, और बर्थडे पे केक भी कटेगा, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि भाई वो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इसको प्रमोट कर रहा है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें। तो इसलिए मदर्स डे भी आएगा, फादर्स डे भी आएगा, तो ब्रदर्स डे आएगा, तो और सारे डेज आएंगे, हर तरह के डे आएंगे, ताकि आप कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ खरीदें। तो आप तो जब तो आप यहाँ पे आके कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो यहाँ पे आपको संस्कृति में आपका वो है, इकोनॉमी में आपका पूरा वेस्टर्न है, क्योंकि भारत में वो आइडियोलॉजी अपनी इकोनॉमी की आ ही नहीं पाई। तो भाई आप कैसे इकोनॉमी को संस्कृति से तो एकदम कोई पृथक तो कर नहीं सकते, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पहले भारत पूरा कॉलोनाइज्ड था। हाँ, तो आप देखिए, हमारी आइडियोलॉजी, अपनी आइडियोलॉजी जो कि नेशन स्टेट के आइडिया से डेवलप होती है, तो वो तो डेवलप होने से पहले हम तो गुलाम हो गए। तो इसलिए हम, अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, महात्मा गांधी ने एक कॉटेज इंडस्ट्री वाला एक मॉडल दिया था, तो वो हमने क्यों नहीं किया। अब ठीक है, ये तो वो लोग तो चले गए, हमें पता नहीं है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री वाला हमने क्यों नहीं किया, या वो नहीं चल पाया, कि नहीं, वो तो हमने ऐसा कोई मतलब बड़े स्केल पे किया नहीं। तो वो होता तो क्या होता, क्या नहीं होता, ये तो डिबेट की बात है। नहीं हो पाया। वो एक्सपेरिमेंट तो हमने किया नहीं। उस वक्त जो भी लोग होंगे उन्होंने सोचा होगा कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, हमें हेवी इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है, हमें स्टील बनाना है, भाई हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, हम ये बास्केट बना के क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हर इकोनॉमी के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं, वो तो आपको उसको मेजर करने पे के ऊपर है। तो इसीलिए ये जो है ये थोड़ा सा टेंशन आ जाता है
कि भाई आप पाश्चात्य को क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो अब जब सारा आप कल्चर और लाइफस्टाइल ही उनका अपना रहे हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे आके ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। बिल्कुल, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आती है। और देखिए क्या होता है कि हम जो नई इकोनॉमी है उसका सारा फ़ायदा भी लेना चाहते हैं, हम एक इकोनॉमिक पावर भी बनना चाहते हैं, ठीक है, और साथ में हम एकदम जो है वो, तो फिर तो आपको वो उस टाइप के नियम कानून लाने पड़ेंगे जैसे कि सऊदी अरेबिया में है कि भाई सबको ये वाले कपड़े पहनने हैं, कोडिफाई करना पड़ेगा। फिर वो उसमें तो आप वैसे मतलब एक लिबरल सोसाइटी में जो कि भारत है वो आप करेंगे तब तो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। फिर आप जो जिस विकास की इच्छा आप रखते हैं वो सामाजिक आर्थिक विकास बाधित हो जाएगी। वो तो वैसे भी रिजेक्ट करते हैं उस तरह की चीज़ों को लोग। जैसे वो एक हिंदू यूनिफॉर्म कोड की बात हुई थी कि वैसा ही बाकी सब भी धर्म भी फॉलो करेंगे, और कई उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे कि क्या मुस्लिम्स को भी अपनी पर्सनल लॉ की जगह जो लॉ है वही फॉलो करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म हम। सिविल कोड, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ऑलरेडी इनका आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है और इसको ये पुश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कई स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। जैसे उत्तराखंड में कितने लोग यंग कपल्स को क्या है कि वो इंटरफेथ मैरिज नहीं कर सकते हैं। वो तो लव जिहाद वाला इशू है। तो इसमें इसी वाला समझाइए आप उत्तराखंड में जो देखिए लव जिहाद तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आरएसएस का और बीजेपी का, कि जो मैंने वो उसी इनसिक्योरिटी से आता है कि भाई वो तो क्या करेंगे कि वो शादी करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो एक और मुसलमान बन गया। हम तो कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे, अगर हम इंटर फेथ मैरिज कर भी ले तो हम तो कन्वर्ट करते नहीं हैं। तो वही तो जी स्टेट्स, जैसे उत्तराखंड एक स्टेट है जिसने फॉलो किया है इसको। हाँ उत्तराखंड में हुआ है, तो और भी स्टेट्स जो है वो उस लाइन पे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइडिया यहाँ पे यही है कि स्टेट्स के थ्रू करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड नेशनल लेवल पे करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि देखिए बड़ा ही डाइवर्स हमारा कंट्री है। तो ये सिर्फ नहीं है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ किसी एक खास समाज पे लागू हो जाएगा। लागू होगा तो हर समाज पे समान लागू होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एजेंडा है जो बैकफायर कर सकता है बहुत बुरी तरीके से। बिल्कुल स्पेशली जब आप यंग जनरेशन जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, मेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं, ठीक है, विमेन डिसाइड एवरीथिंग। सो वहाँ पे सिस्टम अलग है। आप हिमाचल के कई इलाकों में चले जाएंगे, सुदूर इलाकों में, तो वहाँ पे पॉलीएंड्री है, यानी कि महिला जो है उसके एक से ज़्यादा पति होते हैं, ठीक है, वो उनका कल्चर है, कस्टम है। अब हर जगह हम घुसेंगे तो उसमें देखिए ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि कोर्ट के थ्रू नहीं, अगर आपको ये लगता भी है कि ये ख़त्म होना चाहिए, धीरे धीरे कई ऐसी पुरानी प्रथाएं हैं जो ख़त्म भी हो रही हैं। तो कई सारी चीज़ें जो हैं जो कि कोर्ट के थ्रू नहीं बल्कि सामाजिक आग्रह के थ्रू होती हैं। ये संघ को भी समझ आता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं समझ में आता है कि अब जैसे जातीय व्यवस्था के लिए तो कोई ऐसा क्रांति तो करते नहीं है वो। आपने कभी जुलूस, लेकिन ये जो पीछे से थोड़ा एजेंडा आते रहता है ना, लोगों को ये बहुत इरिटेट करता है। जैसे जो यंगर जिनसे वो जुड़ना चाह रहे हैं स्पेशली उनको, कि इस तरह का डिमांड क्यों किया जा रहा है हमसे। मतलब लोगों को अपने जीवन अपने तरीके से जीने की आज़ादी होनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अगर इंट्रूजन होगा प्राइवेट स्पेस में तो ऑब्वियसली समाज की तरफ से पुशबैक आएगा, ठीक है, तो उसको फिर ये लोग समझेंगे और अपना करेंगे। तो अभी नहीं समझे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। अगर इस चीज़ को नहीं समझते तो पार्लियामेंट से बिल पास हो गया होता अभी तक। तो जान रहे हैं कि इस तरह नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये बड़ा ही विविध देश है, इसमें तरह तरह की संस्कृतियां हैं, तरह तरह के हर थोड़ी दूर पे संस्कृति बदल जाती है। सटल तरीके से ट्राई करें, तो इसको आप सामाजिक आग्रह के साथ धीरे धीरे कंट्री को यूनिफाई करें। और एक और चीज़ है कि
यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही कंट्री थोड़ी यूनिफाई होगा। ये इतनी सारी important डाइवर्सिटी सवाल। के साथ भी तो भाई ऐसा कोई इंसान इस देश का नहीं है जो अपने आप को इंडियन नहीं समझता है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो बहुत बड़ा पुराना और ये स्लोगन है मोहन ना। भागवत भी कहते हैं ये कि तो- हमारी डाइवर्सिटी हमारी यूनिटी है, हमारी हाँ। विविधता ही हमारी एकता है। ये फिर ये भागवत काफी जी भी कह रहे हैं। एक पैराडॉक्सिकल है कि उसके बावजूद वो इस तरह का वो चाहते हैं। देखिए ये तो आप ये पैराडॉक्स तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन से निकला हुआ है। पर आज तक इसको इस तरह से किसी ने सरकार ने आए थे तो उठाया नहीं इसको था। ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ऐसी बात है, हम्म, लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है, कोडिफाई करके तुरंत कर देना है, थ्रस्ट कर देना है लोगों के ऊपर, या सामाजिक आग्रह के थ्रू, कंसेंसस के थ्रू right. आपने करना है, सबसे विचार लेके करना है, तो ये सरकार के लिए सोचने की बात है। और जहाँ तक मेरी समझ है संघ का भी यही है कि इसको धीरे धीरे करना है, बुलडोज नहीं करना है। वही उनकी ये जो स्ट्रैटेजी है वो दिख रही है कहीं कहीं। तो बिल्कुल। इसी से मुझे अभी हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आपने नाम लिया, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीडर रहे हैं वेस्ट बंगाल से आरएसएस के। और अभी हम देखते हैं कि क्योंकि हाल ही में इलेक्शन ख़त्म हुआ है वेस्ट बंगाल का, और उसमें एक बहुत बड़ी जीत, एक अनप्रेसिडेंटेड एक विक्ट्री है। फर्स्ट टाइम बीजेपी वहाँ पे जीता है, जबकि वहाँ पे बहुत कुछ इम्प्रिंट्स हैं ऑलरेडी आरएसएस के, अगर हम उस तरह से देखें तो उसमें इतने समय बाद एक ऐसी जीत मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर हुआ है ये। तो ये एक तरह से एक ट्रिब्यूट है या एक गिफ्ट है जो वापस उन्होंने आरएसएस को दिया है। जी, ऐसा बिल्कुल, आरएसएस को मानती है क्या इसको? ऐसा आप कह देखते सकते हैं। बहुत सारे गिफ्ट प्रधानमंत्री ने आरएसएस को दिए हैं अपने टेन्योर में। उसमें से ये भी एक है। बीजेपी और उसकी प्रीडिसेसर हुआ करती थी जनसंघ। जनसंघ के सबसे बड़े नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने स्थापना की थी जनसंघ की। वो वेस्ट बंगाल से थे। उन्होंने हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे और काफ़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने इस चीज़ को लेके कि जब एक मूवमेंट चला कि बंगाल को एक अलग प्रदेश बना देना चाहिए, तो उन्होंने इसकी खिलाफत की और कहा कि भाई तब तो हिंदू इसमें माइनॉरिटी हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल आप मिला के जब देखेंगे तो उसमें हिंदू माइनॉरिटी हो जाता। तो उन्होंने इसकी खिलाफत की। उस वक्त वो आरएसएस के संपर्क में आए और इसलिए आरएसएस के हलकों में उनका बड़ा ही ज़्यादा सम्मान है। और संघ के साथ जुड़ने के बाद संघ के बहुत बड़े लीडर हुए, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहाँ तक कि मतलब नेहरू के कैबिनेट में भी थे, जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में थे। और उस समय से आप देखिए एक तरह से संघ जो है वो कार्यरत है वेस्ट बंगाल में, और उनका नेटवर्क रहा है। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि बाद में जो है वो लेफ्ट का बोलबाला बन गया, जिसमें और जहाँ भी लेफ्ट रहेगा वहाँ पे आरएसएस की कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, जहाँ पे आरएसएस रहेगा वहाँ पे लेफ्ट की कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी। ऐसा होता है। तो जिस तरह से सॉलिडिफाई आरएसएस ने अपने आप को हिंदी हार्टलैंड में किया, उस तरह से अपना नेटवर्क और वो उतना सॉलिडिफाई नहीं कर पाए। हालांकि बहुत ही आप एक तरह से देखिए तो फर्टाइल ग्राउंड था आरएसएस की आइडियोलॉजी के लिए। आप देखिए बीजेपी और वंदे मातरम की बात होती है, वंदे मातरम कहाँ से आया भाई? बंगाल से आया है, बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वामी विवेकानंद का नाम हर कोई जो है पूरे दिन भर लेता रहता है, बीजेपी का नेता हो, आरएसएस का नेता हो, वो भी बंगाल से थे। तो हिंदू जागृति की जो बात करते हैं, हिंदू रेनेसां की जो बात करते हैं हम, वो सब बंगाल में हुआ। तो इसलिए बीजेपी का वहाँ पे इतने दशकों तक सक्सेसफुल न होना एक संघ के लिए नासूर तो था। तो इसलिए जब इतनी बड़ी जीत बंगाल में हासिल हुई है तो एक तोहफा तो है। इसी से मुझे एक सवाल और आता है, हालांकि आरएसएस से डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन जब भी जीत होती है
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा एकदम सामने चमकता है, पर जहाँ हार होती है वहाँ पे किसी लोकल नेता पे उनका वो ठीकरा मर दिया जाता है कि ये उनकी वजह से हुआ है। ऐसा देखा जाता है सारे लीडर्स जो हैं वो इसी तरह से उनका पॉलिटिकल जो बिहेवियर है वो यही है। फिर उसमें एक लीडर है जिनको हमने ऑब्जर्व किया है, नितिन गडकरी जी। जब भी कोई उनको श्रेय देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी सड़क बनी है, तो वो सीधा ही उन नहीं बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो, वो पहले इंजीनियर्स को देंगे उसका क्रेडिट, ओवरऑल देंगे, बट वो डायरेक्टली नहीं करेंगे। तो ये कैसे, आपने ये ऑब्जर्व किया है इस तरह का? देखिए नितिन डायरेक्टली गडकरी, तारीफ नहीं करते हैं वो, मतलब उनकी यस मैन नहीं है वो मोदी जी के। देखिए नितिन गडकरी का एक खास तरीका है पॉलिटिकल स्पीचेस का, बातें करने का। वो बहुत सारी बातें बोलते हैं और बड़ा खुल के बात करते हैं। कई बार सरकार की खामियां भी बता देते हैं, पार्लियामेंट में भी जो है कई बार बोल देते हैं। वो जैसा मैंने लोगों से बात किया है तो वो ऐसे इस तरीके के इंसान हैं, वो खुल के बात करते हैं और अपनी बात जो है, जो भी उनके मन में है, वो बोल देते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि आप किस चीज़ को हिंट कर रही हैं। ऐसी बातें भी राजनीतिक हलकों में चलती हैं कि कोई न कोई टेंशन है गडकरी जी के बीच में और मोदी जी के बीच में। गडकरी जी पहले भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, कुछ लोग उस वक्त को भी ट्रेस करते हैं कि भाई उस वक्त से चला आ रहा है, कोई टेंशन है। तो हो सकता है कि पार्टी के अंदर कोई टेंशन हो सकता है, लेकिन अगर रिश्ते इतने खराब हैं तो फिर वो कैबिनेट में भी तो बने हुए हैं। वो उनके काम की शुरुआत से अभी तक वो उनके कैबिनेट में बने हुए हैं। और ये कहना कि सिर्फ उनके काम की वजह से बने हुए हैं कि नितिन गडकरी इंडिस्पेंसेबल हैं, तो मैं इतना बता दूं कि इस सरकार में कोई इंडिस्पेंसेबल नहीं है। अगर मोदी जी चाहेंगे कि ये नहीं चाहिए तो वो नहीं रहेगा। अच्छा, तो एक बात हम ये इसमें आरएसएस का जो विजन है वो आप एक लाइन में अगर समझाएंगे तो कैसे होगा? ये मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने अभी के लेक्चर सीरीज़ में मोहन भागवत ने बड़ा ही क्लियर कर दिया था। उनसे पूछा गया था कि भाई कौन सी एक चीज़ है जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र, बाकी सब कुछ नेगोशिएबल है। तो हिंदू राष्ट्र उनका विजन रहेगा हमेशा। हिंदू राष्ट्र आरएसएस का पक्का विजन है, ये खुद मोहन भागवत ने अंडरलाइन किया हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है आपने, और नाउ वी नो कि आगे कैसा होगा। आई होप जो बहुत सारे लोग जिनके मन में आरएसएस को लेकर ये सवाल थे ना कि क्या है उनकी असली जो उनकी आइडियोलॉजी है, असली में क्या उसके मायने हैं, वो किस बात से क्यों नहीं आगे आके क्लैरिफाई करते हैं, वो सारे आंसर्स उनको इस कॉन्वर्सेशन में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दीज आंसर्स एंड एक्चुअली एक्सप्लेनिंग कि आरएसएस क्या है, पूरा ओरिजिन और किस तरह से वो अपना आगे लेकर जाना चाहते हैं विजन। सो please tell our viewers to share, like and subscribe TDM Manthan. Please share, like and subscribe TDM Manthan. Please TDM Manthan को देखें, सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट्स फीडबैक में ज़रूर दें. Please do watch this podcast till the end. Thank you for watching us.